तो बेटा कल कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो गया था, एपिथेलियल टिश्यू हो गया था पूरा, है ना बेटा। हमने कहा था उसके एग्जाम्पल पढ़ना, पूरा रिवाइज करके आना, किया था, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था इसका। हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे स्केलेटल टिश्यू है बेटा, स्केलेटन, वो बॉडी को सहारा देता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो पूरे बॉडी को के ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम आगे वैस्कुलर टिश्यू कहेंगे। बोन्स जो है बेटा मसल्स के साथ जुड़ करके बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगी। हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो हमने देखा था एक होता है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये बेटा हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कौन सा नया वाला क्लासिफिकेशन है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा क्या हमने कहा था, मैट्रिक्स ज़्यादा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स ज़्यादा है और फाइबर्स कम है इसमें, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम है और फाइबर्स ज़्यादा है, ठीक है। वो इसको बेटा हमने टू टाइप से डिवाइड किया था। एक कौन सा था बेटा, एरियोलर टिश्यू, और दूसरा कौन सा था बेटा, एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज़्यादा हैं। अब वो फाइबर्स अगर बेटा रेगुलर अरेंजमेंट है फाइबर्स का, तो ये हो जाएगा रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और अगर ये इसमें फाइबर्स इरेगुलर हैं तो ये हो जाएगा इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। इसमें आता है कौन आएगा बेटा, कॉर्ड। इसमें क्या आता है बेटा, शीत, ठीक है। ये हो गया। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है बेटा स्केलेटन और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन में बेटा दो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, एक तो बोन और दूसरा कार्टिलेज। बोन थोड़ी हार्ड होती है, ऑस्टियोसाइट की बनी होती है, उसमें ओसिन होती है। कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, कॉन्ड्रोसाइट की बनी होती है, इसमें कॉन्ड्रिन होती है। वैस्कुलर टिश्यू को हम बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, इसमें भी आपको ब्लड पढ़ना होगा। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फ। तो ये एक मोटा क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है बेटा। अभी जो कनेक्टिव टिश्यू है हमने कहा था इसमें आपको एक तो ये मैट्रिक्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ लेते हैं, और इसमें कुछ सेल्स होती हैं। टिश्यू है तो बेटा सेल्स तो होंगी ही, तो उन सेल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या है कि बेटा ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में केवल हाइलुरोनिक एसिड होता है सबसे ज़्यादा, बाकी फ्लूइड होता है। जब भी कोई मैट्रिक्स होगा तो उसमें फ्लूइड तो होगा ही, है ना। ये बेटा इरेज करें क्लासिफिकेशन। बेटा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में हमें देखना है, सबसे ज़्यादा इसका क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू का। क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो ज़्यादातर यहीं से बनता है। बेटा मैट्रिक्स किससे बना होता है, हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है बेटा।
अगर हम सेल्स की बात करें तो कौन कौन सी सेल्स इसमें होती हैं बेटा? एक सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। कौन सी होती है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होगी बेटा वो साइज में कैसी होगी? लार्ज होगी। होगी कि नहीं होगी? लार्ज होगी ना। और ये लार्जेस्ट सेल होती है इसकी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल होती है, अबंडेंट होती है। अबंडेंट समझ रहे हो ना बेटा? सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। फाइब्रोब्लास्ट है तो ये फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगी कि नहीं करेगी? फाइबर्स को फॉर्म करेगी, करेगी ना। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये बेटा अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है कि ये इनका स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, ये भी कोई भी सेल बना सकती है डिवाइड होकर के, ठीक है। जैसे स्टेम सेल पढ़ते हैं, सेल डिवाइड हो जाती है, टोटिपोटेंट से प्लूरिपोटेंट बन जाती है और किसी एक खास टाइप की सेल्स बनाने के लिए वो स्पेशलाइज हो जाती है, ठीक है। अब वो सभी टाइप की सेल्स नहीं बना पाएगी, है ना। जो इसे हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल है वो हिमैटोपोएटिक है तो केवल ब्लड की सेल्स बनाएगी, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वैसे अब ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये बॉडी की, अब ये इसकी सभी सेल्स बना सकेंगी कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो इसको हम फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलेंगे और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें के याद रखने हैं। और बेटा इनका शेप कैसा होगा? इरेगुलर होगा। ठीक है बेटा, कैसा शेप होगा इनका? इरेगुलर शेप होगा ऐसे। इस तरह से इनका शेप होगा या किसी दूसरे तरीके से इरेगुलर होता है ना, ठीक बेटा। दूसरी सेल इसमें कौन सी प्रेजेंट होगी बेटा? दूसरी सेल इसमें प्रेजेंट होगी माइक्रोफेजेस। कौन सी बेटा? माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस बेटा ये भी लार्ज होती हैं लेकिन इतनी लार्ज नहीं होती, इनसे थोड़ी कम लार्ज होती हैं। और दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट सेल्स, ठीक है। इनका काम होगा बेटा, जिस नाम से पता चल रहा है, माइक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करेंगी, है ना बेटा। तो ये करती है फेगोसाइटोसिस। किसका करेंगे बेटा? इंगल्फ कर लेना, खा लेना। फेगोसाइटोसिस होती है इंडोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये माइक्रोब्स वगैरह आ रहे हैं या फिर डैमेज सेल है या डैमेज मैट्रिक्स कोई पार्ट है तो उसको ये खा के ख़त्म करती हैं, सफाई करती हैं एक तरह से। तो ये स्कैवेंजर्स भी कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा? स्कैवेंजर्स। इनका बेटा शेप कैसा होता है? ऐसे ही ये ओवल शेप में होता है, ऐसे ही, है ना। इसके बाद बेटा बेसोफिल्स होती हैं। बेसोफिल्स का मतलब होता है, यहाँ इनको मास्ट सेल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मास्ट सेल, बेसोफिल्स। ये जो बेसोफिल्स होती हैं बेटा, ये बेटा कैसी होंगी? ये भी ओवल शेप्ड हो सकती हैं। ये वाली तो इनका शेप तो बेटा निश्चित नहीं होता है। देखो माइक्रोफेजेज है, जो भी सेल फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जो भी अब ये तो आवाज़ें तो होती रहती हैं कभी कभी, है ना, क्योंकि हमने कहा था जो सेल फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती है उनका शेप कोई बहुत ज़्यादा डिफिनेट नहीं होता है, ठीक है। अमीबॉइड शेप में होती है। जैसे अमीबा देखो बेटा, स्यूडोपोडिया के अपना फूड फेगोसाइटोसिस करता है, वैसे तो WBCs में ज़्यादातर हम ये पढ़ेंगे अभी ब्लड में भी, लेकिन यहाँ पे भी ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये जो सेल्स होती हैं बेटा, ये ऐसे स्यूडोपोडिया टाइप में अमीबॉइड सेल होती है। तो इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, पॉलीमॉर्फिक होती है, शेप चेंज होता रहता है इनका, ठीक है। ये ऐसे ओवल शेप्ड होंगी। इनका बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप होता है। कैसा होता है बेटा? एस शेप होता है। और ये बेटा इनसे क्या रिलीज होता है बेटा? हिपैरिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हिपैरिन रिलीज होता है। हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? सेरोटोनिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? सेरोटोनिन एक बेटा न्यूरोट्रांसमीटर है एक तरह का, एक केमिकल मैसेंजर है सेरोटोनिन, ठीक है। इसको हम 5HT कहते हैं और जिनसे सिक्रेट होता है उसको हम 5HT न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन से सिक्रेट होता है। ये कहाँ पे सिक्रेट होता है? ये बॉडी के बहुत जगह, ये यहाँ से भी सिक्रेट होगा, ये ब्लड में भी जो बेसोफिल्स होंगे वहाँ से भी सिक्रेट होगा, ब्रेन में जो 5HT न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ से ये सिक्रेट होता है। वहाँ पूरा सेरोटोनर्जिक एरिया होता है, उनको हम सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर 5HT न्यूरॉन कहते हैं। वहाँ सेरोटोनिन, ये तो खैर वहाँ पढ़ेंगे ना, अभी नहीं। तो वो सेरोटोनिन होता है, ये रिलीज होता है। हिपैरिन रिलीज होता है। हिस्टामिन आपको पता है बेसो डायलेटर होता है, ठीक है।
वेसो मतलब ये जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं उनको डायलेट करता है, ठीक है। और प्लस वेसो कंट्रैक्टर होता है, ये जो ब्लड वेसल उनको कंट्रैक्ट करके ब्लड लॉस को कम करता है, ठीक है। हिस्टामिन के और भी बहुत से काम हैं। हिस्टामिन हार्ट में भी, हार्ट में दूसरा काम होता है और वेसल्स में दूसरा काम होता है इसका, ठीक है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। हिपैरिन क्या होता है बेटा? एंटी कागुलेंट होता है एक ना, नेचुरल एंटी कागुलेंट है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, एक होता है ब्लड क्लॉटिंग को करवाना, एक होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, ब्लड क्लॉट ना हो पाए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो कभी कभी हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है ना, जैसे कोरोनरी आर्टरी में कोगुलेंस हो गया कहीं भी, तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल हेपैरिन जो होता है नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक। तो ये क्या है बेटा? बेसोफिल से मास्ट सेल है, ठीक है। इसके अलावा बेटा लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट बेटा WBCs होती हैं, इनका भी ओवल शेप या ऐसे सेल्स इनकी होती हैं। तो ये भी बेटा एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। और इनसे बेटा यहाँ पर क्या बनता है? कुछ सेल्स रिलीज होती है, कुछ सेल्स इनसे बनती है, सेल डिवाइड करके कुछ सेल्स बनाती रहती हैं जिन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ये भी मूव आउट होती रहती हैं पूरा टिश्यू के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये कुछ सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, फाइबर्स फॉर्म करती हैं, अनडिफरेंशिएटेड है, सभी टाइप के सेल बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं और इरेगुलर शेप में ऐसे दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। माइक्रोफेजेस सेकंड लार्जेस्ट सेल होती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं, स्कैवेंजर्स कही जाती हैं, ठीक है। और इनका शेप कैसा होता है बेटा? ये अमीबॉइड शेप की होती हैं, पॉलीमॉर्फिक होती हैं, कोई डिफिनिट शेप इनका नहीं होता है। जैसे अमीबा का शेप होता है वैसे। बेसोफिल्स होती हैं, एस शेप न्यूक्लियस होता है, ओवल शेप की होती हैं, हिपैरिन सिक्रीट करती हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट करती हैं। काम इनका एलर्जी में भी ये इन्वॉल्व होती हैं, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होंगी। एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है इनका। लिम्फोसाइट ये भी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स भी बनाती हैं, ठीक है। तो ये बेटा कुछ सेल्स हैं। अब हम बेटा देखेंगे फाइबर्स। क्या देखेंगे? फाइबर्स। इसको देखो, मैट्रिक्स हमने देख लिया। मैट्रिक्स फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, जो कि सेल्स के बीच में भी पाया जाएगा, है ना। पूरा एक वो बना देता है मैट्रिक्स, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं ना, अंदर इनर चैम्बर में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, तो वहाँ पर भी फ्लूइड लाइक होगा, लेकिन ये मेनली हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा सेल्स, तो ये कुछ सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब सेल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगी, वो प्लाज्मा सेल्स वगैरह, है ना, ये सब सेल्स होंगी। अब हम देखते हैं बेटा फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा हमें पता 3 तरह के फाइबर्स इसमें होते हैं, है ना बेटा। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं इसमें? 3 टाइप्स के। एक तो बेटा होगा कोलेजन फाइबर। बेटा सेल्स हमने ये कितने टाइप के सेल्स बताए, और सेल्स होती है वो भी देख लो। कुछ सेल्स छूट गई हैं, जैसे बेटा ये एडिपोज सेल्स होती हैं। एडिपोज सेल कौन सी बेटा? एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल मतलब जो फैट डिपॉजिट करेंगे, है ना, फैट डिपॉजिट करने वाली सेल्स होती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं फैट डिपॉजिट करने वाली, तो ये 2 तरह की होती हैं। एक सेल है, मान लो बेटा कोई सेल फैट डिपॉजिट कर रही है, तो वो फैट कैसे डिपॉजिट करेगी? ये पूरा बड़ी सी सेल बना लेती है। बड़ी सी सेल, जब देखो फैट की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, इनको जोड़ करके एक बड़ी सेल बन जाएगी। सेल नहीं मतलब बड़ी ड्रॉप बन जाएगी सेल वो फैट की। ये मान लो ये फैट है, इस सेल के अंदर है, जो सेल इसको कैरी करेगी, ठीक है, उसको यूनिलॉक्यूलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिलॉक्यूलर सेल। बेटा यूनिलॉक्यूलर हमने और पढ़ा है, अभी हम आगे इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में भी हमने देखा है, मॉर्फोलॉजी प्लांट स्ट्रक्चर में जब हमने देखा यूनिलॉक्यूलर ओवरी होते हैं ना बेटा, यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर। तो लॉक्यूल का मतलब होता है छोटे छोटे चैम्बर, कोष्ठक, है ना, वो होता है। तो अब देखो इसमें एक पूरी ड्रॉप, ये एक पूरा ये चैम्बर बन गया है फैट का, ठीक है। तो इसको, इस सेल को हम बोलेंगे मोनोलॉक्यूलर या यूनिलॉक्यूलर भी सिंगल होता है, लेकिन ठीक वर्ड है मोनोलॉक्यूलर,
सेल। अब जो मोनोलॉक्यूलर सेल है बेटा, इसके अंदर जरा गौर से देखना, ये पूरा एरिया कौन कवर कर रहा है? फैट ड्रॉप। ये तो फैट का डिपोजिशन है ये वाला, ठीक है। तो बेटा इसमें साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट कम होगा कि ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि जगह नहीं बचेगी ज़्यादा, है ना। तो ये यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा, सेल का जो रियल कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कम की ज़्यादा? कम। न्यूक्लियस कहाँ होगा? किनारे होगा, बीच में तो नहीं होगा ना बेटा, किनारे होगा और चपटा होगा, फ्लैट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होगा? फ्लैट होगा और किनारे होगा, पेरीफेरल पे होगा। कहाँ होगा बेटा? पेरीफेरी पे होगा, पेरीफेरल रीजन में होगा। यहाँ किनारे किनारे, सब कुछ किनारे ही होगा, ठीक है। जब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनर्जी कम मिलती है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, दूसरा ये तो हो गया एडिपोज के, ये मोनोलॉक्यूलर। सेंट्रल फैट होगा, ज़्यादा फैट होगा, और ये किनारे माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी कुछ होगा वो किनारे होगा। ऑर्गेनेल्स कम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होंगे, एक आध होंगे तो किनारे होंगे, एनर्जी कम मिलेगी, ठीक है। दूसरा जो बेटा इधर बना दो, दूसरा जो होता है ये होगा, इसमें बेटा ये जो छोटी छोटी गोलिकाएँ बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे ऐसे, ये सब किसकी? फैट की। किसकी? फैट की, ये वाली। तो ये वाला बेटा क्या होगा? फैट की ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये वाला आपको देखोगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस होगा सेंट्रल, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा सेंट्रल। यहाँ पर बेटा ये ऐसे ही, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और क्लोरोप्लास्ट होगा, क्रोमोफिन सेल्स होंगी, ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा इनमें बेटा न्यूक्लियस कहाँ है? फैट ड्रॉपलेट्स कहाँ हैं? पेरीफेरल पर, है ना। फैट ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियस सेंटर में है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है बेटा? यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी सेंटर में ही है। किनारे किनारे ये सब पूरे फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये किनारे किनारे देखो पा रहे बेटा ये। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बेटा कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? यहाँ पर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ना। एनर्जी बेटा ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी? एनर्जी इसमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्रोमोफिन सेल्स होती है, हमने कहा था प्रेजेंट होती है, यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। इसके वजह से इसमें कलर आएगा। कैसा कलर आएगा बेटा? यूजुअली ब्राउन अपीयर होंगे, ब्राउन कलर में। इसका कलर कैसा होता है बेटा? वाइट टाइप का कलर होता है। तो जनरली इस सेल्स का जहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा इस सेल्स का, तो उसको हम बेटा क्या वाइट फैट कहेंगे? इसको हम ब्राउन फैट कह सकते हैं, ठीक है। ब्राउन फैट, वाइट फैट। ब्राउन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, वाइट एनर्जी कम प्रोवाइड करेगा, ठीक है बेटा। क्लियर है? बच्चों में ब्राउन फैट अधिक होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत होती है, वो पूरा दिन खेलते रहते हैं। तुमने कभी सोचा कि बच्चे पूरा दिन या तो बच्चा क्या करेगा? दूध पिएगा, खाना खाएगा, अगर खा रहा है तो थोड़ा बहुत, बाकी पूरा दिन खेलते तो या तो सोएगा या खेलेगा। कभी बच्चे को शांत बैठा देखा? जैसे तुम लोग बैठे हो या हम लोग को बैठते हैं, या तो वो खाना खा रहा होगा, सो रहा होगा, या फिर खेल रहा होगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आती है, तो ये एनर्जी उसको वो यहीं से मिलती है, ब्राउन फैट से, उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हेल का ब्लबर, व्हेल देखा है बेटा? व्हेल नहीं देखी ना, किताब में देखी होगी बनी हुई। व्हेल का ब्लबर जो होता है उसमें ब्राउन फैट ज़्यादा होता है। हम्प ऑफ कैमल, कैमल का जो हम्प देखा है बेटा, उसको वाटर की जरूरत होती है, तो वही फैट को तोड़ तोड़ के वो एनर्जी लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम्प ऑफ कैमल में आपको मिलेगी, ठीक। इस तरह से जहाँ पर ज़्यादा। अच्छा, और इसके अलावा जो हाइबरनेशन में जो एनिमल चले जाते हैं, रेप्टाइल्स को आपने देखा होगा, कुछ मैमल्स भी हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं ठंड के दिनों में, वो सुसुप्तावस्था, हाइबरनेशन, समझ रहे हो ना बेटा, चले जाते हैं वहाँ पर, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत कम कर लेते हैं और एकदम से नॉन लिविंग जैसे पड़े रहते हैं। जब इन्वायरमेंट उनके सुटेबल होता है तब वो निकलते हैं बाहर और फिर वो अपनी वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को फिर शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे बेटा उनको जिंदा रखना है तो ये फैट काम आता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनमें भी बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, ब्राउन फैट, ठीक है। तो ये सेल्स भी होंगी बेटा। तो कुल मिला के 5-6 सेल्स होती, 5-6 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। हमने कौन कौन सी देखी थी अभी? फाइब्रोब्लास्ट सेल देखी, और माइक्रोफेजेस देखी, और
मार्च चल देखिए, ठीक है, वही बेसोफिल्स हैं। ब्लू कलर के दिखाएंगे बेटा, ठीक है, मिथिलीन ब्लू से उसको स्टेन किया जाता है इसलिए वो ब्लू हो जाती है। बेसिक डाई होती है वो, कैसी डाई होती है बेटा? कुछ सेल्स होती है एसिड डाई में स्टेन होती हैं जैसे एसिनोफिल्स, ये बेसिक डाई में होती है इसलिए इसको बेसोफिल्स बोलते हैं। इस वजह से ब्लू कलर की हो दिखाई पड़ती है, और की बात नहीं। वैसे तो ये कलरलेस होगी, अगर आप बिना डाई करे देखें तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना, इसलिए इसको स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग करते तो हमें इसको देखना होता है। और इसके बाद अच्छा बेसोफिल से क्या रिलीज होता है बेटा? क्या रिलीज होगा बेटा? हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था एंटीबॉडीज यानी कि लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल वो प्लाज्मा सेल्स भी बनाती हैं, और ये 4 सेल्स, और ये होगी एडिपोज की मोनोलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। इसका नाम नहीं लिखा हमने क्या? मल्टीलॉक्यूलर, ठीक बेटा, मोनोलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर। लॉक्यूलर का मतलब यही गोलिकाएं छोटी छोटी बनी है ना बेटा, ये ज़्यादा होंगी, इसमें एक होगी बड़ी सेंट्रल, इसलिए, ठीक। ठंड बढ़ गई बेटा, तुम लोग भी टोपी लगाया करो, मेरी तरह कैप लगा के आया करो, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठंड लग जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा फैशन नहीं करना चाहिए ना, मैं तो लगाता हूँ टोपी। बेटा हम क्या देखने जा रहे थे इसके बाद? फाइबर्स देखने जा रहे थे ना बेटा। फाइबर्स बेटा होंगे 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। 6 टाइप की सेल्स अभी जो हमने बताए, 3 टाइप के फाइबर्स, एक हाइलोनिक एसिड मैट्रिक्स में होगा, यह याद रखना है बेटा। ये एक मैट्रिक्स में एक होता है केवल हाइलोनिक एसिड, ठीक है। सेल्स में हमने देखी 6 टाइप की सेल्स, फाइबर्स हम देखेंगे 3 टाइप के, तो ये 10 चीज़ें हमें मतलब याद है, टोटल 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हाइलोनिक एसिड हो गया, 6 टाइप की सेल्स और 3 टाइप के फाइबर्स। तो फाइबर नंबर 1, ये इसको हम बोलेंगे कोलेजन फाइबर। क्या बोलेंगे बेटा? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कलर कैसा हो? अच्छा, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी बेटा? पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन कैसी उसमें होती है। फाइबर्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है कि नहीं होती बेटा? इसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? इसमें बेटा कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। कौन सी? कोलेजन। कोई नई बात नहीं बेटा, बहुत ही जब नाम से ही पता चल रहा है कोलेजन फाइबर है, तो प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होगी? कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ब्रांचिंग कैसी होगी बेटा? ब्रांच्ड होंगे कि अनब्रांच्ड होंगे? हाँ, अनब्रांच्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा? अनब्रांच्ड होते हैं। दिखाई कैसे पड़ते हैं? कलर कैसा होगा बेटा इनका? वाइट कलर होता है। कोलेजन फाइबर है ना बेटा, कोलेजन फाइबर है तो वाइट कलर इसमें होगा। अनब्रांच्ड होती है ये, ठीक है। अच्छा बेटा, दूसरा कौन सा होगा बेटा? इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन बोलेंगे, या अगर हम पूरा फाइबर कहें तो इलास्टिक फाइबर बोलेंगे, है ना बेटा। इलास्टिन लिखा होगा तब भी ठीक है। इसमें बेटा इलास्टिसिटी, नाम से पता चल रहा है इलास्टिन फाइबर है तो इसमें इलास्टिसिटी होगी कि नहीं होगी? इलास्टिसिटी होगी। तो बेटा इसकी पहले तो प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन कौन सी होगी बेटा इसमें? यहाँ लिखें, इसी के सामने लिखें, सही लगेगा। ये इलास्टिन में आई होता है कि ई होता है बेटा? हाँ, इस ठीक है ना, इलास्टिन। अब इसमें बेटा प्रोटीन कौन सी बताई हमने? इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी बेटा? इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है बेटा। ब्रांच होंगी कि अनब्रांच्ड होंगी? ये ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होंगी बेटा? ब्रांच्ड होंगी। बेटा कलर कैसा दिखाई पड़ेगा इनका? कलर दिखाई पड़ेगा, येलो कलर दिखाई पड़ता है इनका, ठीक है बेटा। इलास्टिसिटी बेटा होती है कि नहीं होती है? इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बेटा इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी? देखो कोलेजन फाइबर्स हैं तो इलास्टिसिटी होगी लेकिन कम होगी, है ना। हम ये नहीं कहेंगे बेटा कि इलास्टिसिटी इनमें नहीं होती है, तो इलास्टिसिटी
हमने लिखा कम होती है ना, एरो है इसका मतलब कम होती है, लेकिन होती है। अब बेटा ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन इनके देखो ये इनमें इलास्टिसिटी होती है, तो ये इनमें तो खिंचाव सहन करने की क्षमता होती है। थोड़ा सा खींचोगे तो टूटेंगे नहीं, जल्दी खींच जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ये क्या होते हैं, इनको खींचोगे तो ये खींचेंगे नहीं, थोड़ी कुछ सीमा तक खींच जाएंगे, उसके बाद टूट जाएंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो खींचेंगे ही नहीं, है ना। तो ये जो होते हैं कोलेजन फाइबर्स, तो कोलेजन बेटा याद रखो कि एनिमल में मिलने वाली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, कौन सी? कोलेजन प्रोटीन, हाँ कोलेजन प्रोटीन की बात हो रही है। हाँ, ये कोलेजन फाइबर्स में होती है, ये कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। वैसे देखो रूबिस्को प्लांट में कौन सा मिलता है बेटा? रूबिस्को, है ना, वो सब मोस्ट अबंडेंट होती है ओवरऑल देखें तो, ठीक बेटा। ये अब बेटा ये इसमें इलास्टिक, अब बेटा ये देखो एक हो गई कोलेजन फाइबर, एक हो गई इलास्टिक फाइबर, और एक कौन सी होती है बेटा? रेटिकुलर फाइबर। अब बेटा ये प्रोटीन कौन सी होगी इसमें? रेटिकुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ब्रांचिंग होगी कि नहीं होगी बेटा? हाईली ब्रांच्ड होगी, बहुत ज़्यादा ब्रांच होगी। देखो ये कैसी होती हैं? अनब्रांच। ये कैसी होंगी? ब्रांच, लेकिन थोड़ी सी ब्रांचिंग होगी। ये कैसी होंगी? हाईली ब्रांच होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। इसीलिए रेटिकुलेट, क्योंकि ये एक नेटवर्क, एक जाल बना लेती है। रेटिकुलिन का मतलब ही, जहाँ पर रेटिकुलम पढ़ोगे आप, उसका मतलब नेटवर्क बन रहा है, जाल बन रहा है। क्या बन रहा है? जाल, समझे मेरे लाल। तो जब जाल बन जाएगा तो ये, अब देखो ये जैसे कब जाल बनेगा? जब ब्रांचिंग, ये जैसे है ये ऐसे, तो ये ऐसे इसमें ब्रांचिंग हो रही है, ये इसमें ब्रांचिंग निकली हुई है, तो इधर से भी निकली हुई है, तो ये पूरा एक जाल जैसा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे फाइबर्स होंगे, ये ऐसे ऐसे फाइबर्स होंगी, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ये ऐसे ऐसे फाइबर्स होंगे, इसमें थोड़ी बहुत ब्रांचिंग हो सकती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका इलास्टिन फाइबर, और ये बन जाएगा रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है बेटा। प्रोटीन कौन सी बताई हमने इसमें? रेटिकुलिन। ब्रांचिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, बढ़िया से ब्रांचिंग होगी, इनसे सबसे अच्छी ब्रांचिंग होगी। कलर बताओ बेटा, कलर बताओ बेटा। कलरलेस होंगी, ठीक है। तो बेटा देखो तीनों चीज़ें इसमें हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं सभी अलग अलग पॉइंट पढ़े हैं ना बेटा। ये येलो वाइट दिखेंगी, ये येलो दिखेंगी, ये कलरलेस दिखेंगी, कलर के बेसिस पे हो गया, ठीक है। प्रोटीन के बेसिस पे देखें तो इसमें कोलेजन प्रोटीन होती है, इसमें इलास्टिन प्रोटीन होती है, इसमें रेटिकुलम प्रोटीन होती है। ब्रांचिंग के बेसिस पे देखें तो ये अनब्रांच होगी, ये ब्रांच होगी, ये हाईली ब्रांच होगी, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है इसमें, है ना बेटा। तो इस तरह से आप ये पहचान भी सकते हो कि अगर क्वेश्चन आ गया है, कोई भी फीचर लिखा तुम पहचान जाओगे किसकी बात हो रही है, जान जाओगे ना। कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर है कि इलास्टिन फाइबर है कि रेटिकुलिन फाइबर, ठीक है बेटा। डायग्राम बना है तो देख के पहचान जाओगे, नहीं पहचान पाओगे? अरे बेटा कहाँ नहीं पहचान पाओगे? ऐसे अगर ये ब्रांचिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो ऐसे ये पहचान जाओगे। और अगर ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है तो इलास्टिन, और ज़्यादा ब्रांचिंग है, जब जाल बन रहा है तो रेटिकुलिन हो जाएगा। ब्रांच देख के तुम ब्रांचिंग से ही पहचान, सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही है पहचानने के लिए। अगर कहीं डायग्राम बनाए, अब नीट में तो डायग्राम दे देते हैं बेटा कभी कभी, है ना, तुमको वहाँ पे लेबलिंग करना होता है, पहचानना भी होता है, तो डायग्राम भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे कैसा डायग्राम होता है, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा। फिर हम देखो, हम इसको इरेज करें, इसको देख लो पहले ध्यान से, नोट कर लो, फिर हम इरेज करें, ठीक है बेटा। ठीक है। आज ठंड बढ़ रही है क्या बेटा? आज हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, बंद कर दो बेटा विंडो वगैरह, कुछ हवा आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। अब बेटा हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ ज़्यादा
देखेंगे, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा क्या होता है कि ये जैसे एक पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है बेटा, तो फाइबर्स इसमें क्या होंगे, कम होंगे और मैट्रिक्स ज़्यादा होगा। माइक्रोफेजेज होंगी, मास्ट सेल दिखाई पड़ेंगी और ये मैट्रिक्स इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ेगा हमें, ठीक है बेटा, ये होता है। तो इसको हम बेटा एरियोलर टिश्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और एरियोलर टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। एरियोलर टिश्यू बाद में अगर बेटा फैट डिपॉजिट कर लेती है, एरियोलर टिश्यू क्या कर लेती है बेटा, फैट डिपॉजिट कर लेती है अगर ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर ये फैट का डिपोजिशन हो गया। ये माइक्रोफेजेज हैं बेटा, मास्ट सेल हैं, ये सब सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन अब ये बेटा अगर फैट डिपॉजिट कर लेती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है कि ये फाइबर्स होंगे, थोड़ा कम फाइबर्स होंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा, अभी तो ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू दोनों होती हैं, एडियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो बेटा जितने भी एडिपोज टिश्यू हैं वो बेटा क्या होंगे, एरियोलर टिश्यू ही होते हैं। वही अगर फैट डिपोजिशन का काम करते हैं, फैट डिपॉजिट हो गया इनमें, मॉडिफाई होकर के फैट डिपॉजिट करने लगे हैं, तो ये आप अब क्या कहे जाएंगे, एडिपोज टिश्यू कहे जाएंगे, ठीक है बेटा। स्किन के नीचे लेयर बन जाती है बेटा जो कि ये यहाँ पर फैट का डिपोजिट होने लगता है और ये मसल्स के बेटा कनेक्ट भी करती हैं, ठीक है। ये सेल्स, ये फाइबर्स जो इसमें लगे हुए होते हैं, तो ये एडिपोज टिश्यू है। ये बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम देखेंगे बेटा, हाँ, दो टाइप का हमने देखा था, रेगुलर इरेगुलर। तो बेटा रेगुलर में क्या होगा, अगर ये मान लो हम ऐसे बना रहे हैं, रेगुलर में ऐसे बना रहे हैं, तो बेटा एक तो यहाँ पर ये ऐसी सेल्स, अगर बड़ी सेल्स बनी है, अमीबॉइड सेल है, आप बेटा समझ जाओगे ना कौन सा सेल है ये, समझ जाओगे कि नहीं, कौन सेल है ये, माइक्रोफेज है, ठीक है। फाइबर्स अगर ऐसे ऐसे बेटा लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, तो ये समझ जाओगे कि ये कौन से फाइबर रेगुलर है कि इरेगुलर है। देखो टेढ़े मेढ़े तो बने होंगे, अगर ऐसा नहीं कि टेढ़े मोढ़े बने हैं तो आप कह दोगे कि इरेगुलर हैं, ऐसे ही बने होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी एक मैनर लगेगा कि हाँ कुछ किसी पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये मैट्रिक्स होगा बेटा, मैट्रिक्स कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स एब्सेंट होगा, मैट्रिक्स कम होता है, फाइबर्स में ज़्यादा होते हैं, माइक्रोफेजेज होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, और ये होता है बेटा इसको, और इसको हम बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। माइक्रोफेजेज हो गया, ये बेटा फाइबर्स हो गए ना बेटा फाइबर्स। अब बेटा फाइबर्स में कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं और इलास्टिन फाइबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर बेटा देखो फाइबर्स यहाँ पर भी होंगे, मेनली यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिन फाइबर्स नहीं होंगे, कम होंगे लेकिन कम होंगे। यहाँ पर बेटा कोलेजन फाइबर्स भी होंगे और इलास्टिन फाइबर्स भी होंगे, दोनों में, सब में होंगे बेटा, ठीक है। फिर उसी तरह हम देखेंगे, और ये वाला इरेगुलर में हम देखेंगे, इरेगुलर है तो फिर वहाँ पर भी बेटा ये ऐसे, ये फाइबर्स इरेगुलर शेप में लगे होंगे, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे। यहाँ भी माइक्रोफेजेज होंगी, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होंगे, और ये फैट ड्रॉपलेट्स भी इसमें होंगी। तो ये होगा डेंस। अब ये बनाएगी बेटा शीथ, क्या बनाएगी बेटा, और ये क्या बनाएगी बेटा, कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू डेंस, और ये पूरा क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इधर ये हमने क्या देखा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू।